जो चैप्टर 6 में जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप। आप लोग जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में जा सकती है। ठीक है, रिवीजन करते रहिए अगर आप सिंसियरली एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री लैंडस्केप क्या होता है? स्टडिंग ऑल प्लेयर इन इंडस्ट्री, यानी कि जितने प्लेयर्स इंडस्ट्री में है सबके बारे में अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, इंक्लूडिंग क्या क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है, उनके सप्लायर्स, रेगुलेटर्स, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व स्टडिंग द डिफरेंशिएट फैक्टर, जैसे कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कॉम्पिटिटर्स का क्या चल रहा है और कस्टमर फिर भी क्या प्रिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टडी एनालिस्ट को हेल्प करती है अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री में रिएक्ट टू एक्सटर्नल मार्केट इवेंट। ठीक है, अगर एक्सटर्नल मार्केट इवेंट आता है तो इंडस्ट्री कैसा रिएक्ट कर सकती है। अच्छा बेटा, मामा को सोने ठीक है, दो। आओ। जी चलाओ जी। तो इन इंडस्ट्री जहां पे लो कंपटीशन इंटेंसिटी है, ठीक है, जहां लो कंपटीशन इंटेंसिटी है वहां पे कंपनी आर लाइकली टू एबल टू ट्रांसफर एनी इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट टू देयर कस्टमर। मीन्स जहां कंपटीशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, या है भी तो बड़े प्लेयर्स है वो, ठीक है, वो इनपुट कॉस्ट, मान लो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो कस्टमर को वो उस कॉस्ट का जो भी फैक्टर पड़ेगा उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और देयर प्रॉफिट मार्जिन इज लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट, मीन्स उनके प्रॉफिट मार्जिन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां कंपटीशन इंटेंसिटी ज्यादा है वहां प्राइसिंग प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, उसके कारण आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार आता है, समझ जाइए। लो कंपटीशन इंटेंसिटी मीन्स कंपनी अपने किसी भी एबल टू ट्रांसफर इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट टू देयर कस्टमर। लेकिन जहां पे हायर कंपटीशन इंटेंसिटी है वहां पे प्राइसिंग प्रेशर्स बढ़ता है और आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री लैंडस्केप को समझने के लिए कुछ स्टेबलाइज फ्रेमवर्क है। क्या क्या है वो? पहला है माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस, एंड एससीपी एनालिसिस। ठीक है, तो माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या है इंडस्ट्रीज का? एनालाइजिंग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है, लुकिंग एट वेरियस एंगल, फाइनली रीचिंग अ कंक्लूजन कि कितना अट्रैक्टिव है आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो मार्केट पार्टिसिपेंट यूज डिफरेंट मेथड टू मेक दिस एनालिसिस। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है उसको, जो जिसको अपन बोलते हैं पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, उसको डेवलप किसने किया था? डॉक्टर माइकल पोर्टर ने। कब किया था? 1979 में। ठीक है, तो इसमें 5 फोर्स होते हैं, जैसा नाम से अपने को समझ में आ रहा है, दो होते हैं वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या क्या आते हैं? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल। और वर्टिकल में आती है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेंट एंड स्टेबलाइज राइवल। वर्टिकल में आते हैं पावर ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या होते हैं, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सम इंडस्ट्री, यहाँ पे आप समझिएगा कि सम इंडस्ट्री हैव स्ट्रक्चर वेयर दिस फोर्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस। क्यों? टू अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट फॉर द ऑनर। क्यों? ऐसा क्यों? बहुत डिफिकल्ट होता है बिजनेस के लिए सरवाइव करना या प्रॉफिट बनाना। ठीक है, जैसे लाइक एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, शुगर एंड पावर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होती है फॉर कंपनी इन दिस सेक्टर। ठीक है, ये जो
सेक्टर्स हैं वो अनअट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, यहाँ पे ह्यूज मार्जिन होती है, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे सेक्टर अट्रैक्टिव होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो पहला है इंडस्ट्रियल राइवलरी, जो फाइव, ये जो फाइव मॉडल्स है ना, इसमें देखते हैं। पहला क्या है, डॉक्टर फाइव पोर्टल मॉडल का पहला है इंडस्ट्री राइवल, जहां इंडस्ट्री राइवलरी ज्यादा होगी, राइवल्स हाई है, जैसे एविएशन या टेलीकॉम। यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। और एंड रिजल्ट क्या होता है, प्राइसिंग पावर लो है, ठीक है, और लोअर इनकम है फॉर इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, ठीक है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव बिकम एसेंशियल इन सच इंडस्ट्री। मीन्स नए प्रोडक्ट आते रहे, कस्टमर की सर्विस ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके, ठीक है, और एंगेजमेंट इनिशिएटिव हो, तो आप सरवाइव कर सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना इस सेक्टर में, वो डीप पॉकेट होते हैं, ठीक है, कैन इजिली अडॉप्ट द टैक्टिक्स। क्या करते हैं ये जो डीप पॉकेट मीन्स जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को डंप करते हैं, सर्विस एट प्राइस लोअर देन द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो ज्यादा समय के लिए कोई प्लेयर सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो नए प्लेयर हैं वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनी एक ही बिजनेस सेगमेंट में हो। ऐसा कब होता है, अब ये बहुत सारी कंपनी एक ही सेगमेंट में है, सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर हो रहा है सभी पार्टिसिपेंट के द्वारा, लेकिन उन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, और सभी इंडस्ट्रीज की एक ही स्ट्रेटजी है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें विथ लोअर प्राइस एंड लॉन्गर क्रेडिट, ठीक है। और ऐसा इंडस्ट्री राइवल किसमें हाई रहता है, जहां पे स्विचिंग कॉस्ट टू कस्टमर फ्रॉम वन प्रोडक्ट और सर्विस टू अनदर इज लो। यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप स्विच कर रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट है, कस्टमर को जो कॉस्ट लगता है वो कम लगता है। जैसे टेली कम्युनिकेशन जो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, टेलीकॉम में क्या है कि आप एक एक कंपनी के सिम से दूसरी कंपनी के सिम में स्विच करोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। एविएशन में क्या होता है, आप एक एविएशन इंडस्ट्री का टिकट लो या दूसरे का लो, दोनों में कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप दोनों में से जो बेस्ट हो वो प्रिफर कर सकते हो। तो ये पूछा जाता है, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने अच्छे से नहीं समझा ना, तो आपको एक एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री का राइवल्स हाई है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बिजनेस को ग्रोथ लो रेवेन्यू मिलती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी लो होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सबके सब ऑफर करते हैं कॉम्पिटिटिव प्लान्स, ठीक है। तो द हाई प्रीपेड कंपोनेंट इन द रेवेन्यू ऑफ ऑल टेलीकॉम प्लेयर मीन्स प्राइस सेंसिटिव सब्सक्राइबर होते हैं। मान लीजिए एक प्लेयर ने 50 रुपए भी एक्स्ट्रा लेना शुरू किया, तो आप उस कंपनी को छोड़ के जो आपको सस्ती मिल रही है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखा, आपने देखा होगा कि दोनों के प्राइस, जो भी टेलीकॉम कंपनीज है उनकी प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, या तो नेग्लिजिबल ही डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हाउ अ कंपनी इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री स्टिल डिलीवर गुड रिटर्न, ठीक है, कैसे करोगे आप? या तो आप एग्रेसिव इनोवेशन लाओगे इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, बेटर और इफिशियंट ऑपरेशन रिजल्ट दोगे इन लेजर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपका टर्न अराउंड टाइम फास्टर होगा, लेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कम ऑफ द थिंग विच कंपनी हैज टू डू इंटरनली, ठीक है। लॉन्चिंग, आप डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, या तो अपने ब्रांड को क्रिएट करोगे और नर्चर करोगे कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट्स पोजिशनिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस यूनिक, आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट्स को एकदम यूनिक वे में बेच सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है
माइक्रोमैक्स एक मोबाइल था, उसने विथ इन 3 इयर्स मोबाइल मार्केट का 10% मार्केट शेयर ग्रास्प कर लिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक फीचर्स दिए थे एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, तो ये होता है, यूनिकनेस होनी चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है या बहुत अच्छा करना है तो। ठीक है, ये हो गए इंडस्ट्री राइवल। सेकंड होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, पहले एक समय था टेलीग्राम होता था। ठीक है, टेलीग्राम आया, आपने सुना होगा पुराने समय में कि लोगों के टेलीग्राम आते थे। ठीक है, उसकी जगह किसने ली? एसएमएस ने, जो चीपर और इजियर अल्टरनेट है मैसेज भेजने का। ठीक है, सीमेंट पाइप पहले आता था, वो पूरा खत्म हो गया, उसकी जगह किसने ले ली? स्टील पाइप या प्लास्टिक के पाइप में। ठीक है, टाइप राइटर की जगह सब्स्टिट्यूट कौन आ गया? कंप्यूटर टोटली। आईपॉड और मोबाइल की जगह, आईपॉड और मोबाइल हैव रेंडर, क्या किया उन्होंने? रेडियो और 2 in 1 को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। मीन्स हमने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया है, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे पहले आता था फिल्म बेस्ड कैमरा, जो रील होती थी ना कैमरे में, उससे हम फोटो खींचा करते थे। फिर उसकी जगह किसने ली? डिजिटल कैमरे ने। डिजिटल कैमरे को किसने बनाया था? प्रोडक्ट के इंजीनियर ने। ठीक है, अपने रील बेस्ड कैमरे को बचाने के लिए उन्होंने डिजिटल कैमरे में ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, और जब इनोवेशन हैपेंड हुआ, ठीक है, तो डिजिटल कैमरे ने ले ली जगह। ठीक है, सेम हुआ। और एक समय के बाद क्या हुआ? कोडक, जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया, न्यू इनोवेशन के साथ नहीं चेंज कर पाए टाइमली, वो क्या हो गए? मार्केट से खत्म हो गए, बैंक करप्ट हो गए। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट का है। सम इंडस्ट्री नॉट एबल टू फेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड फेल। ठीक है, जैसे विथ अदर री इन्वेंट देमसेल्फ टू स्टे रिलेवेंट, यानी कि सब्स्टिट्यूट के सामने कई कंपनीज फेल हो जाती है, या अपने आप को खुद को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाती, कुछ नए इनोवेशन नहीं ला पाते, तो वो फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी अपने आप को री इन्वेंट करती है और स्टे रिलेवेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं? समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी है जिनको कोई भी डर नहीं है थ्रेट का, सब्स्टिट्यूट का कोई डर नहीं है। उसमें एक है एग्जांपल, पावर, हेल्थ केयर और एजुकेशन। ठीक है, आप एजुकेशन हो सकता है ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लासेस ले लोगों से, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज के लिए एजुकेशन की, यानी कि एजुकेशन का मोड तो लेना ही पड़ेगा ना। चाहे आप ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, डिफरेंट मोड ऑफ सर्विस ले सकते हो। ठीक है, हेल्थ केयर में भी वही है, डिफरेंट मोड्स ले सकते हो, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस बिजनेस से कोई आउट नहीं हो सकता। ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को अगर सही से समझना है तो दो सिंपल इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट ऑफर कर रहा है इक्वल और बेटर एक्सपीरियंस टू कस्टमर, तब आप उसको यूज करोगे, क्वालिटी, प्राइस एंड इजीनेस। अगर स्विचिंग कॉस्ट नील है, यानी कि आप एक प्रोडक्ट से दूसरे में जा रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसे भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मीन स्विचिंग कॉस्ट लो है। देखो, मैं इसको इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि ये जितने भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, यहां से आपको क्वेश्चन फेस करना ही पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में आएंगे, और वहां पर आप अगर थ्योरी में ज्यादा मिस्टेक करते हैं, या थ्योरी में अगर नंबर नहीं ला पाओगे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी एग्जाम में जब रहता है ना, कि जब थ्योरी नहीं बना पा रहे तो न्यूमेरिकल्स में एक कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है अपना। तो मेरा यही बोलना है कि थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके न्यूमेरिकल पार्ट, आप बहुत मेहनत करते हो तो भी न्यूमेरिकल में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा बस यही बोलना है कि थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लो। तो एक एक लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कोई भी होता है ना, वो बहुत लंबा समय लेता है। ऐसा नहीं है एक दिन में कोई भी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे सोलर प्रोडक्ट है, जो वाइल आर चीपर एट ऑपरेशनल लेवल चीप है, लेकिन अगर आपको नया सोलर प्लांट लगाना है या कुछ नया करना है, ठीक है, विथ एंड दैट बिकम डिटरेंट फॉर कस्टमर। ठीक है,
तो नया पैसा आपको लगाना है, सोलर प्लांट अपने घर में लगाना है, कुछ ना आजकल बहुत लोग लगा रहे, तो शुरू में आपको बहुत खर्चा आएगा। ठीक है, और लेकिन जब वो एक बार लग जाता है तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। सेम केस एलईडी का है। ठीक है, एलईडी सस्ता होता है, सेम चीज है। तो उसने क्या किया, बल्ब के बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बल्ब आजकल के डेट में कोई यूज नहीं करता, ट्यूबलाइट नहीं, केवल एलईडी चल रहा है हर जगह। क्योंकि इसमें क्या है कि बिजली का बिल भी कम आता है और सस्ता भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 पोर्टल मॉडल ना, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर होता है बार्गेनिंग पावर, पावर ऑफ बायर। अगर बायर हो आप, और आपके पास लॉट ऑफ प्रेशर है डिक्टेट प्राइस। ऐसा क्यों होगा? आप बहुत सारा प्रेशर दे सकते हो और प्राइस को आप अपने अनुसार निगोशिएट कर सकते हो। वो भी कब करोगे? जब सेलर बहुत सारे हो विथ सिमिलर प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, आप अकेले अकेले बायर हो और सेलर बहुत सारे हैं, तो क्या करोगे आप निगोशिएट कर सकते हो, आप डिस्काउंट ले सकते हो, आप प्रेशर बना सकते हो। ऑन द अदर, दे मे नॉट सच अ बिग इन्फ्लुएंसर इन केस देयर आर फ्यू सेलर फॉर अ प्रोडक्ट। अगर बहुत कम सेलर है तब क्या होगा? तब आपके ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट लेना है तो आपसे वो आप उनसे निगोशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही होता है। इन नट सेल इट्स अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कितने बायर और कितने सेलर है, और उनके प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंशिएशन। ठीक है, विच में डिटरमाइन बायर बार्गेनिंग पावर इन अ इंडस्ट्री। द साइज एंड प्रोफाइल ऑफ द बायर। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल है गवर्नमेंट एज अ बायर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर गवर्नमेंट बायर है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बार्गेनिंग पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायर की बार्गेनिंग पावर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। जहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी इन इंडस्ट्री इज हाई। ठीक है, प्राइसिंग पावर प्रेशर बहुत है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस एक स्टैंडर्ड के हैं लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और स्विचिंग कॉस्ट जीरो है। ठीक है, सेम चीजें हैं जो अपन रीड कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सभी में डिफरेंस। ठीक है, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। कभी आपने हॉस्पिटल या स्कूल में बार्गेनिंग की है, लेकिन आपने सब वेजिटेबल या फ्रूट्स वेंडर के पास जरूर किया होगा। ठीक है, बार्गेनिंग पावर स्कूल और कॉलेज में नहीं कर सकते, स्कूल और हॉस्पिटल। ठीक है, तो वहां पे बार्गेनिंग पावर सप्लायर का बहुत है, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर के पास बार्गेनिंग पावर नील है, कम है, जीरो। ठीक है, सेम शुगर इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडियन कॉस्ट है। तो ये टोटल उसका प्राइस डिपेंड होता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, वो भी कब, जब वो शुगर कैन फार्मर से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और इनका इनपुट कॉस्ट का ऑफ रॉ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड होता है? सप्लायर के डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो सप्लायर के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है। ठीक है, सिमिलर टू द एसेंशियल कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल, तो वहां पे भी सप्लायर्स के पास ज्यादा पावर है, बार्गेनिंग पावर हो, जब चाहो रेट बढ़ा लो। ठीक है, सप्लायर और बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छे से देखना, बहुत बार पूछा जाता है। सप्लायर क्या होता है बार्गेनिंग पावर का? क्योंकि नंबर ऑफ सप्लायर लिमिटेड है, बायर बहुत सारे हैं। सप्लायर सप्लाई सम क्रिटिकल इनपुट टू बायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट देते हैं। कंपटीशन इंटेंसिटी लो है विद डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस डोंट हैव थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है। अगर आप क्रूड ऑयल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो उसका कॉस्ट ज्यादा है और मेंटेनेंस भी ज्यादा है। ठीक है, बैरियर टू एंट्री, जहां पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री।
ठीक है। जैसे जिस बिजनेस में ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है, यानी कि इजी एंट्री कोई भी कर सकता है, तो वहां पे आपको अट्रैक्टिव इंडस्ट्री नहीं माना जाता। सेम होता है, देयर देयर कुड बी अ सेवरल बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू एंट्रेंट। जैसे लाइसेंसिंग, बहुत लाइसेंस लगे। कॉम्पिटेंट स्किल, आईटी प्रोडक्ट्स, जहाँ पे स्किल की जरूरत है, आपको आईटी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके पास आईटी के आईटी के एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप कहाँ से सेल करोगे किसी। कैपिटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज्यादा लाइसेंस की जरूरत है। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो भूल ही जाओ कि आपको कभी लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो यहाँ पे एंट्री लेना बहुत बैरियर्स होते हैं। ठीक है। फिर होता है ब्रांड लॉयल्टी, जैसे टूथपेस्ट, कोलगेट, कॉफी मार्केट। ठीक है, वहां पर ब्रांड, एक ब्रांड है। ठीक है, उसको छोड़ के आप दूसरे के पास नहीं जाओगे। ठीक है। जैसे कॉफी में अगर आप कोई एक नेस्कैफे की बात करो, तो नेस्कैफे के अलावा मैं आपको दूसरी कॉफी दूंगा सेम रेट में, तो आप कभी प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है। तो वॉरेन बफेट ने क्या कहा है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। कॉल एज मोट। मोट का मतलब, इन बिजनेस आई लुक फॉर इकोनॉमिक कैपिटल, प्रोटेक्ट द अनब्रीचेबल मोट्स। ठीक है। द एसेंशियल मीन ही लुक फॉर अ बिजनेस विथ हाई एंट्री बैरियर। जहां हाई एंट्री बैरियर होगा वहां पे प्राइसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है। तो एंट्री बैरियर का ये 4 पॉइंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री बैरियर इन इंडस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। जहां पे बहुत सारा लाइसेंस लगता हो बिजनेस करने के लिए, पेटेंट और कॉपीराइट बहुत सारे हैं, जिससे न्यू एंट्रेंट इतनी आसानी से एंट्री नहीं ले सकते। ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग रहा हो। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेशलाइज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, एग्जिस्टिंग इन बिजनेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो उसको थोड़ी ना आप चेंज कर पाओगे इतनी आसानी से। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोका कोला हो गया, या थम्स अप, या पेप्सी, उनका भी ब्रांड है, उसकी जगह आप दूसरा प्रेफर नहीं कर रहे हो। कैंपा कोला कितने लोग पी लिए अभी तक, रिलायंस ने लॉन्च किया था तो। ठीक है, तो ब्रांड है आपका, कैपेबिलिटी कैसा है, कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है। ठीक है। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री फ्रॉम शेयर होल्डर परस्पेक्टिव, वन दैट हैज नो और मोर फॉर फॉलिंग, जहाँ पे लो कंपटीशन है, हाई बैरियर एंट्री है, वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर है, वीक बायर्स बार्गेनिंग पावर है, सब्स्टिट्यूट बहुत कम। ठीक है, ये अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक है। तो ऐसे बिजनेस हमेशा स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर के होते हैं, हाई प्रॉफिट मार्जिन मिलती है और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए। ठीक है, जहां पे डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और बार्गेनिंग पावर बहुत लो है, वेरी लिटिल बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। द इंडस्ट्री इज बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिसेशन। एजुकेशन इंडस्ट्री रिसेशन से प्रोटेक्टेड। ठीक है। और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको ओपन करना है तो मल्टीपल परमिशन की जरूरत होती है, हाई एंट्री बैरियर, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। ठीक है। टीचिंग स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, लेकिन कितना, बहुत कम। ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा मेहनत भी करवा रहे हो। ठीक है, तो टीचिंग स्टाफ को हायर करते ही सैलरी, लेकिन उनकी सैलरी को डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, जो वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर में आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिंग कोर्स कैन बी अवेलेबल। ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, पेस्टल। तो कई बार पूछा जाता है विच इज नॉट अ इन्वॉल्व इन पेस्टल एनालिसिस, तो आपको याद होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। ठीक है। तो पेस्टल एनालिसिस में क्या क्या अपन एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन एनवायरमेंट। अगर इसमें इथिक्स और डेमोग्राफिक्स को ऐड कर दिया जाए तो इसका एक्रोनिम्स हो जाता है स्टीपल्ड। ठीक है।
बस इतना याद रखिएगा कि इसमें इथिक्स और डेमोग्राफी को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसका एक्रोनिम्स क्या हो जाता है, स्टीपल। तो पेस्टल एनालिसिस में पहला होता है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल्स कैसा है, वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कंट्रीज में। आप देख लो हर कंट्री की हालत क्या है। जैसे कम्युनिस्ट कंट्री, उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन कैपिटलिस्ट अगर कंट्री है तो वहां पे सोशल जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन उनका भी वेलफेयर रहता है, लेकिन उतना जिम्मेदारी नहीं रहता। ठीक है, कैपिटलिस्ट का काम क्या है, केवल प्रॉफिट। ठीक है, डिफरेंस अमंग देमसेल्व इन टर्म ऑफ देयर अप्रोच टू सोशल वेलफेयर, स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी। करप्शन कम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनल टेंशन नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस अच्छा होना चाहिए, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, क्विक टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। ठीक है, कुछ कंट्रीज में अगर आप जाओगे लाइसेंस लेने तो आपको विद इन 10 मिनट लाइसेंस मिल जाता है। तो वहां बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है कि जहां आप चाहते हो। तो जहां पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। ठीक है, हेल्दी पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए, पैसे होने चाहिए लोगों का के पास, लेकिन आपका जो और पैसा है वो सेफ भी होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए। तो वो पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स में आते हैं, जो अपन ने पढ़ा था, जीडीपी अच्छी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन लो होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, स्टेबल मॉनेटरी एंड फिस्कल सिचुएशन, अच्छा मार्केट डेवलप होना चाहिए, टैक्सेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होना चाहिए वो। तो ये चीज तो अपन ने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक एनालिसिस में। ठीक है, इन्फ्लेशन जहां हाई होती है वहां की करेंसी वीक होती है। ठीक है, और कंट्री डिपेंड ज्यादा नहीं होना चाहिए अदर कंट्रीज के ऊपर, वो भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, जैसे ऑयल, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्स में अगर डिपेंड हो तो हालत तो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इन अपने देश ने खराब और अच्छा फेज भी इकोनॉमी का देखा है लास्ट 3 डिसाइड्स में। ठीक है, फिर होता है सोशो कल्चर फैक्टर्स। इसमें क्या आता है, पॉपुलेशन कैसी है कंट्रीज की, डेमोग्राफी प्रोफाइल कैसा है, एज कितनी है, प्रोफाइल एवरेज एज, एजुकेशन कैसा है, स्किल है कि नहीं है, हेल्थ, सोशल वैल्यू कैसी है, लाइफस्टाइल फैक्टर क्या है। ठीक है, ये सब अफेक्ट करता है कि आप क्या बाय करना चाहते हो और क्या कंज्यूम करना चाहते हो। कल्चर अफेक्ट करता है बिजनेस इन मल्टीपल वे। जैसे यंग पॉपुलेशन है हमारे देश की, इंडिया ऑफर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज इन कंपैरिजन टू से जापान। ठीक है, जापान की एजिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, देयर इज चांस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल। जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती है जहाँ वर्किंग स्पाउस, वहां पे मेट्रो सिटीज में क्या होता है, डे केयर फैसिलिटी ज्यादा मांगी जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। पैकेट फूड एंड होटल चेन्स की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि रात का खाना नहीं बना सकते अपन। ठीक है, जो मिला पैकेट डिब्बे का खा लिए अपन, बच्चों को डे केयर में रख दिए। तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर से यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई। तो शुगर डायबिटीज भी बढ़ रहा है लोगों को, हाइपरटेंशन। तो ये सब भी किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, जैसे न्यू बिजनेस, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर वाले के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, किसी के लिए दुख तो किसी के लिए वो सुख है। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, आप कितने स्किल्ड हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल प्ले करती है इन टेकिंग बिजनेस। ठीक है, सोसाइटी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंग द स्टूडेंट, जो टेक्निकल इन्वॉल्व। ठीक है, countries pushing R&D activity are bound to be at forefront of technology। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सेवी पॉपुलेशन है कि नहीं, मोबाइल तो सब चला ले रहे हो। ठीक है,
इंस्टीट्यूशन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, बेस्ड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जहां जितने टेक्नो सेवीज होंगे वो उतना ज्यादा वो कंट्री का ज्यादा चांस है कि वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। लीगल लीगल स्ट्रक्चर कैसा है कंट्री में, सपोर्ट कितना कर रहे हो आप बिजनेस को और प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसी लीगल एस्पेक्ट में। ठीक है, नो आर्बिट्री चेंज। जैसे वोडाफोन का जो केस था रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस, और अचानक से टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, और माइनिंग लाइसेंस को। उससे क्या होता है, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को डिस्कम्फर्ट फील होता है। ट्रांसपेरेंसी इन द लीगल एनवायरनमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये लीगल फैक्टर्स में आते हैं। आप कितने अच्छे हो, अगर आप वोडाफोन या टेलीकॉम लाइसेंस या माइनिंग लाइसेंस को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है लोगों को, तो आप कितने ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंट फैक्टर्स। डेवलपिंग नेशन जो सबसे ज्यादा एमिट करती है हार्मिंग गैसेस। ठीक है, तो कंट्री अवेयर है कि नहीं इन्वायरमेंटल इशू के बारे में, पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल कर पा रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल कर पा रहे हैं कि नहीं, माइनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फौना कैसा है, रिहेबिलेशन प्लेस कैसा है लोकल रेसिडेंट्स का। ठीक है, और विच इफ नॉट क्लियर स्पेल आउट अनएम्बिगियस कैन लीड टू ऑपरेशनल एंड लीगल केस इन फ्यूचर। अगर सही नहीं है तो लीगल केस आएंगे, ऑपरेशनल इश्यूज आएंगे, जिससे आपका समय खराब होगा, पैसे भी खराब होंगे और रिसोर्स भी आपका बिजनेस में खराब होगा। तो इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि क्लियर कट पॉलिसीज हो गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इंडिया बन जाए मैन्युफैक्चरिंग हब, इन्वायरमेंटल इशू उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर वहां से भागना शुरू हो जाए देश, या तो ऐसा होना चाहिए ना कि देश में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया पेस्टल और 5 पोर्टल मॉडल। ठीक है, तो थर्ड जो है ये है बीसीजी। ठीक है, ये बहुत इजी, इसको देख लेते हैं। बीसीजी क्या होता है कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का एनालिसिस है ये। ठीक है, तो ये पिक्चर से समझ में आना चाहिए आपको। एक होता है, 4 कैटेगरी में है, जो स्टार कंपनी है जिसका मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन मार्क जिसका मार्केट ग्रोथ रेट तो सही है लेकिन इनका जो मार्केट शेयर है वो लो है। थर्ड होते हैं कैश काउ जिनके पास पैसे बहुत है, मार्केट ग्रोथ रेट अच्छी है, मार्केट ग्रोथ रेट कम है। ठीक है, लेकिन मार्केट शेयर अच्छा है उनका। ठीक है, एक होते हैं डॉक्स। तो इसको देखते हैं क्या है, इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं अपन। एक होते हैं स्टार जो बहुत ग्रो भी कर रहे हैं और मार्केट शेयर भी अच्छा है, यानी कि ये कैश भी जनरेट कर रहे हैं विद पासेज ऑफ टाइम और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका एग्जांपल है, स्टार का एग्जांपल है सेरा सैनिटरी वेयर, जो स्टार है अपने मार्केट विद लार्ज मार्केट शेयर, ग्रोथ भी बढ़िया है और कैश जनरेशन भी अच्छा कर रही है। तो ये हुआ स्टार। कैश काउ जिसमें मार्केट ग्रो तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतना लो है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये कैश जनरेट करके दे रही है, स्टेडी जनरेट कैश। ठीक है, और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी स्टेबलाइज है। जैसे नवनीत पब्लिकेशन जो बुक और नोटबुक का बिजनेस करती है, इसे कैश काउ कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है कैश काउ का कोलगेट। ठीक है, इनका बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, रेडी मार्केट है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। जब भी थोड़ा बहुत अगर इनको ग्रोथ की जरूरत होती है तो कंटेंट को ये चेंज करवा देते हैं सिलेबस में, तो उससे उनका बेनिफिट होता है स्टडी कैश फ्लो में। तो ये कैश फ्लो का एग्जांपल है। दो एग्जांपल याद रखिएगा, नवनीत पब्लिकेशन और कोलगेट। थर्ड होते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है कि मार्केट तो ग्रो कर रहा है लेकिन आपका मार्केट शेयर कम है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट जो है
कैन हेल्प द मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस ग्रो, बट रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग कैश इन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ठीक है, आप ज्यादा कैश जनरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। मार्केट शेयर अच्छा है, जैसे एग्जांपल से समझिएगा कि टाटा नैनो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि छोटी कार का सेगमेंट बहुत बड़ा है, बड़ा था, है, लेकिन टाटा नैनो वो छोटी कार में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो सक्सीड नहीं हुआ। लेकिन बजाज पल्सर टू व्हीलर्स में जो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट में सक्सीड हुआ। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल। ये आता भी है ना, ये चार जो बीसीजी एनालिसिस है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये, आपको पढ़ने में उतना बोरिंग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है डॉग। डॉग यानी कि स्लो ग्रोथ रेट भी है और इंटेंसिव कंपटीशन डायनेमिक भी है, यानी कि लो जनरेशन ऑफ कैश भी है। ठीक है, आपको ग्रोथ रेट भी स्लो है और कैश भी जनरेट नहीं करके दे रहे, उसको बोलते हैं डॉग। ठीक है, तो ये चार सेगमेंट हो गया बीसीजी एनालिसिस में। ओके।